ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान की दूसरी प्रमुख जनजाति भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी और प्रमुख जनजाति मीणा जनजाति का अध्ययन कर चुके हैं। यदि हम भील जनजाति की बात करें तो मैं आपको अभी बताया कि भील जनजाति है यह राजस्थान की मीणा के बाद में दूसरी सर्व प्रमुख जनजाति है। और यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से भी बात करें तो मीणा के बाद में भील जनजाति की जो जनसंख्या है ये राजस्थान में सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो कुल आदिवासी जनसंख्या थी या जो अनुसूचित जनजाति जिसे हम एसटी पॉपुलेशन कहते हैं, उस जनजाति में भील जनजाति का जो प्रपोर्शन था वह 43.96% यानी कि 43.96% था। और यदि हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 में जो टोटल आदिवासी जनसंख्या थी उसमें से 31.20 लाख जो जनसंख्या थी वह भील जनजाति से संबंधित थी। मीणा के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। राजस्थान की कुल आदिवासी जनसंख्या में लगभग आधा हिस्सा है वो मीणा जनजाति से संबंधित है, जबकि 43.96% जो हिस्सा है वह भील जनजाति से संबंधित है। भील जो शब्द है इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करें तो भील है यह द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है धनुष। और आपको पता भी है कि धनुष और बाण ये भील जनजाति के प्रमुख हथियार है, जो ये मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा और शिकार के लिए इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। प्रसिद्ध तीरंदाज लिम्बाराम भी इसी जनजाति से संबंधित है जो राजस्थान के प्रमुख तीरंदाजों में शामिल हैं। यदि हम ऐतिहासिक संदर्भों की बात करें तो भील शब्द से मिलते जुलते कई शब्द मिलते हैं जिसमें भील, किरात और भल ये एक पौराणिक जनजाति है, यानी कि ये बहुत प्राचीन जनजाति है। और इसका उल्लेख वाल्मीकि के रामायण, कालिदास ने अपने ग्रंथों में किया है, भारवी ने किया है, भवभूति ने उत्तर रामायण में इस भील, किरात और भल जनजाति का जो उल्लेख किया है। इसके अलावा एक संस्कृत साहित्य में शब्द मिलता है, एक जाति मिलती है निषाद जाति। ये निषाद जाति और भील जनजाति एक समान है, एक ही ऐसा संस्कृत साहित्य में माना जाता है कि निषाद और भील जनजाति एक ही है। इसके अलावा राजस्थान में यदि हम बात करें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो कई भील शासकों ने राजस्थान में शासन किया है, अपने राज्य स्थापित किए। हालांकि कालांतर में राजपूत शासकों का आधिपत्य होने से वो भीलों के जो शासन वाले राज्य थे वे राजपूतों के अधीन आ गए। लेकिन इससे पहले कुशलगढ़ में कुशला भील नाम का भील शासन करता था, जबकि डूंगरपुर में जो भील शासन करता था उसका नाम था डूंगरिया भील। और इसी डूंगरिया भील के आधार पर डूंगरपुर का यदि हम नामकरण माने तो एक संदर्भ ये भी है कि डूंगरिया भील के आधार पर डूंगरपुर का नामकरण भी हुआ। तो डूंगरिया भील डूंगरपुर में शासन करता था। इसके अलावा कोटिया भील है ये राजस्थान के कोटा में शासन करता था। इसके अलावा राजपूत शासन काल में मेवाड़ और जो दक्षिणी राजस्थान की रियासतें थी वहाँ भील सेना में प्रमुख रूप से कार्य करते थे। मेवाड़ और यदि हम बात करें डूंगरपुर रियासतों की तो वहाँ के जो शासकों का राज तिलक है ये मुख्य रूप से भील जनजाति के व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता था।
और इन दोनों राज्यों का जो ध्वज है उसमें भील की आकृति अंकित है और इन राज्यों की सेना में भीलों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भील रेजिमेंट जो सेना का एक प्रमुख हिस्सा है ये बहुत प्रसिद्ध है भील जनजाति के नाम से ही। यदि हम निवास क्षेत्र की बात करें तो भील जनजाति राजस्थान के लगभग सभी राज्यों में अधिक या कम मात्रा में निवास करती है, लेकिन इसका जो अधिकांश निवास क्षेत्र प्रमुख निवास क्षेत्र है यह राजस्थान के दक्षिणी जो हिस्से हैं ये है दक्षिणी जिले हैं। इसमें इसका जो सर्वाधिक जो पाया जाता है कंसंट्रेशन भील जनजाति का वे हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर और सिरोही जिले। इन जिलों में भील जनजाति का जो कंसंट्रेशन है या संकेंद्रण है ये सबसे अधिक पाया जाता है। प्राचीन समय में हम यदि बात करें तो भील जनजाति मुख्य रूप से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अलावा विंध्याचल के जंगलों में निवास करती थी, लेकिन वर्तमान में यह भील जनजाति है यह जो विंध्याचल का पश्चिमी भाग है वहाँ और अरावली पर्वतमाला का जो दक्षिणी हिस्सा है जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले शामिल है, सिरोही, इन जिलों में और इन पहाड़ी ये जिलों के ढालों में मुख्य रूप से यह जनजाति आज वर्तमान समय में निवास कर रही है। इसका मुख्य रूप से निवास क्षेत्र राजस्थान का जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो जनजातीय क्षेत्र है भारत सरकार द्वारा घोषित, उसमें ये जनजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं। यदि हम आवास की बात करें तो वर्तमान में भील जनजाति राजस्थान के दक्षिणी अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो जहाँ ये निवास करते हैं वहाँ का जो इलाका है ये काफ़ी उबड़ खाबड़ यानी कि असमतल है, समान नहीं है। तो ये मुख्य रूप से अरावली पहाड़ी के ढालों, चोटियों, घाटियों तथा नदी बेसिन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में निवास करती है। भीलों के मकान को एक स्पेसिफिक शब्द का प्रयोग किया जाता है टापरा, यानी कि इनके मकानों को टापरा कहा जाता है। और जब टापरा एक समूह में कई हो जाते हैं लगभग 5 से 8 के बीच में होते हैं तो इन समूह को फिर फाला कहते हैं। ये मुख्य रूप से ये जो फाला है ये भीलों की बस्तियां कही जाती है जब एक समूह में कई टापरे स्थापित हो जाते हैं। जब ये फाले लगभग 3-4 समूह में ये जब फाले एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उनको गांव कहते हैं और गांवों के समूह को जो कई गांव आपस में मिलते हैं और समूह हैं उनको पाल कहते हैं, जैसे कि नाथरा की पाल। ये पाल भीलों के अधिवास के प्रमुख क्षेत्र, उनके कंसंट्रेशन, उनकी सघन आबादी वाले क्षेत्र माने जाते हैं जहां भीलों के कई गांव आपस में आसपास देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इनके जो अधिवास है ये मुख्य रूप से कच्चे होते हैं और वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाए गए होते हैं और पहाड़ी ढालों की ऊंचाइयों पर या घाटियों में इनके आवास जो है वो मिलते हैं। यदि हम भाषा या इनकी बात करें, जो इनके द्वारा बोली जाने वाली बोली है उसके बारे में बात करें तो डॉक्टर मजुमदार के अनुसार ये जो भील जनजाति है ये मुख्य रूप से द्रविड़ियन प्रजाति से संबंधित है और इनकी भाषा पर इस द्रविड़ियन प्रजाति का प्रमुख रूप से प्रभाव रहा है। इनकी भाषा में द्रविड़ और मुंडा भाषा के जो शब्द है ये अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। राजस्थान में यानी कि जहां वर्तमान में भील जनजाति राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में निवास करती है, वहाँ की जो ये भील लोग बोली बोलते हैं उसको हम बागड़ी या भीली कहते हैं और इसी आधार पर इन्हीं दक्षिणी राज्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बागड़ प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है, भीलों द्वारा बोली जाने वाली बागड़ी बोली के आधार पर, जिसे हम भीली भी कहते हैं। और इसमें अधिकतर इनके शब्द है ये द्रविड़ या मुंडा भाषा से संबंधित है। इसके अलावा इनकी जो बोली है यह मुख्यतः
मेवाड़ी और गुजराती भाषा से भी प्रभावित है। इन भीलों की जो बोली है, ये बोली क्योंकि ये जहाँ निवास करते हैं ये गुजरात के समीपवर्ती हिस्से में निवास करते हैं, इसलिए इनकी बोली में जितने शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें राजस्थान की मेवाड़ी और गुजराती बोली का मिश्रण पाया जाता है। भाषाविद, प्रसिद्ध भाषाविद हुए हैं ग्रियर्सन, इन्होंने भीली भाषा पर खानदेशी और एक भाषा है मराठी, इन खानदेशी और मराठी भाषा का प्रभाव भीली भाषा पर मुख्य रूप से बताया है। प्रसिद्ध भाषाविद ग्रियर्सन ने ये मुख्य रूप से इनकी भाषा है। हम ये कह सकते हैं कि इनकी भाषा पर वर्तमान में ये जो बोली बोलते हैं इस पर मेवाड़ी और गुजराती भाषा का मिश्रित प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यदि हम भील जनजाति की व्यवसाय और उनकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो भीलों का जो मुख्य व्यवसाय है वह खेती करना या कृषि करना है। इसके अलावा ये लोग शिकार भी करते हैं और वन्य पदार्थों को एकत्रीकरण करने का कार्य भी ये जनजाति करती है। ये जनजाति पहाड़ी ढालों में मुख्य रूप से खेती करती है और जिस प्रकार की खेती करती है उसे हम स्थानांतरित या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। भील जनजाति राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या परंपरागत स्थानांतरित कृषि करते हैं उसे एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वालरा कृषि। ये वालरा कृषि राजस्थान में भील जनजाति से संबंधित लोग पर्वतीय ढालों में खेती करते हैं। ये स्थानांतरित खेती है जो हर साल या प्रति 2 साल अपने खेत को बदलते रहते हैं और इसमें मुख्य रूप से ज़्यादा कृषि यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये झाड़ फूंक को जला करके और बीजों को बरसात के दौरान में बिखेर करके ही ये फसलों को उगाते हैं। हालांकि वर्तमान में जो कृषि पद्धति है उसमें बदलाव भी आ रहा है। जहाँ तक हम बात करते हैं ये कृषि कार्य करते हैं तो ये मुख्य रूप से वहाँ के जो सेठ साहूकार है उनसे कृषि ऋण लेकर के वर्तमान में ये लोग खेती करते हैं और लगातार इनसे ऋण लेने के कारण ये अपना ऋण समय पर ब्याज अधिक होने के कारण चुका नहीं पाते हैं और इसी कारण ये लोग इन सेठ साहूकारों के अधीन उनके वहाँ पर काम करते हैं और ये जो उनके द्वारा सेठ साहूकारों द्वारा दिए जाने वाले जो ब्याज युक्त धन है उसका भुगतान नहीं करने के कारण उनके अधीन जो काम करते हैं उस प्रथा को हम कहते हैं सागड़ी प्रथा। ये सागड़ी प्रथा राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में भील जनजाति में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये लोग फसलों में मुख्य रूप से मक्के का उत्पादन करते हैं। इनका जो मुख्य फसल है ये मक्का है। इसके अलावा ये गेहूं, चना, चावल, मूंगफली, गन्ना, कपास इत्यादि फसलों का ये लोग उत्पादन करते हैं और इसके अलावा ये दक्षिणी हिस्सों में जहाँ जहाँ जल की उपलब्धता है तालाबों में या नदियों में वहाँ ये मत्स्य उत्पादन का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा ये वन्य क्षेत्रों से गोंद, लाख, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, शहद इत्यादि वन्य पदार्थों को एकत्रित करते हैं जिन्हें ये लोग निकटवर्ती क्षेत्रों में बेच करके अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदते हैं। वस्त्र, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो खाने के पदार्थ हो, ये लोग चाहे विभिन्न प्रकार के बर्तन हो इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले, ये लोग इन वन्य पदार्थों को बेच करके अपने आवश्यकताओं के अनुसार इन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये लोग राजस्थान के जिन दक्षिणी हिस्सों में रहते हैं वहाँ निकटवर्ती वनों में ये शिकार का काम भी करते हैं और इनके जो शिकार का जो मुख्य उपकरण है ये धनुष और बाण है। वर्तमान में इनके जो परंपरागत व्यवसाय है इसमें थोड़ा बदलाव भी आना शुरू हुआ है और ये जनजाति वर्तमान में गाड़ी चलाना, रिक्शा चलाना, दुकान और कारखानों में विशेष रूप से
मजदूरी का कार्य करना है, मकानों की चिनाई का कार्य करना है और खनन कार्यों में भी ये लोग वर्तमान में लगे हुए हैं। यानी कि इनके परंपरागत जो व्यवसाय था शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्थानांतरित कृषि वालरा और वन्य पदार्थों के एकत्रीकरण के अलावा ये लोग वर्तमान में इन व्यवसायों में भी संलग्न पाए जाते हैं। अब यदि हम इस जनजाति की सामाजिक व्यवस्था की या उनके सामाजिक ढांचे की बात करें तो भीलों में पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। अमूमन लगभग सभी जो राजस्थान की जनजातियां हैं उसमें पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं मीणा में, वहाँ पर भी उनके जो पारिवारिक ढांचा है वह पितृसत्तात्मक है, यानी कि पुरुष परिवार में पुरुष और पिता की है वो दिया जाता है, प्रमुखता दी जाती है। परिवार का जो मुखिया होता है ये पिता दादा या परदादा होता है। जो होता है मुखिया उस मुखिया की प्रमुख जिम्मेदारी होती है अपने परिवार से संबंधित समस्त जिम्मेदारियों और आवश्यकताओं का निर्वहन या उनकी पूर्ति करना, ये मुखिया का प्रमुख दायित्व होता है। इसके अलावा इन लोगों का जो पाल होता है, कई गांवों के जो समूह होते हैं उनका भी एक होता है मुखिया, और इस पाल के मुखिया को गमेती या पटेल या पालवी, इन शब्दों का इनके जो पाल या गांव होते हैं इन गांवों के मुखिया के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, गमेती पटेल या पालवी। ये पद मुख्य रूप से पैतृक होता है, यानी कि जो पटेल या मालवी या गमेती होता है उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार का ही सदस्य गमेती पद को धारण करता है, यानी कि यह परंपरागत रूप से चले आने वाली उनकी सामाजिक व्यवस्था है। और इस बात करें इनके मुखिया गमेती या पटेल की या पालवी की, तो इसका मुख्य कार्य होता है गांवों में भील समाज में जो आपसी झगड़े होते हैं उनका मिल बैठ करके निपटारा करना, धर्म प्रथा परंपराओं का निर्वहन करने हेतु भील समाज के लोगों को प्रेरित करना तथा उनके गांवों का नेतृत्व करना और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों को सहयोग और उनका नेतृत्व करना, ये मुख्य रूप से गमेती पटेल या पालवी का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा भील समाज के लोग हैं ये समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, और इसके अलावा ये जो एक ही फाल में रहने वाले लोग हैं, जो फाल का मतलब जो इनका छोटे छोटे जो उनकी होती है झोंपड़ियाँ, उनके समूह को फाल कहते हैं। उस फाल में जितने भी भील समुदाय के लोग रहते हैं उस फाल में ये लोग विवाह संबंध नहीं करते हैं, क्योंकि फाल में रहने वाले लोग ही एक ही परिवार से संबंधित होते हैं, एक ही गोत्र से संबंधित होते हैं। इसीलिए ये एक ही गोत्र में विवाह नहीं करने के साथ साथ एक ही फाल में रहने वाले लोगों से भी ये विवाह नहीं करते। इसके अलावा इनमें बहुविवाह प्रथा का भी प्रचलन है, नाता प्रथा का भी इनमें मुख्य रूप से पाया जाता प्रचलन, और तलाक प्रथा। नाता प्रथा मुख्य रूप से जब औरत के पति का हो जाता है निधन तो ये उसके भाई या देवर से इनका विवाह किया जाता है। ये नाता प्रथा का भी इस भील जनजाति में प्रचलन पाया जाता है। इसके अलावा विवाह के समय राजस्थान की जितनी भी जनजातियां उसमें एक विशेष प्रकार का दहेज का प्रचलन है, एक विशेष दहेज का प्रचलन है जो मुख्य रूप से वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। तो इसमें भी ये परंपरा है, विवाह के समय लड़के या वर पक्ष का जो पिता होता है वह लड़की के पिता को यानी कि वधु के पिता को कुछ देता है रकम, और इस रकम को दापा कहा जाता है। ये दापा विवाह के समय पर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाली एक विशेष प्रकार की रकम है जो भील समाज में पाई जाती है। इसके अलावा भीलों में अपहरण विवाह का भी प्रचलन है। इस अपहरण विवाह में होता यह है जिसमें लड़का और लड़की आपसी सहमति से भाग जाते हैं और लड़की का परिवार लड़के के परिवार से अपहरण विवाह में वधु मूल्य प्राप्त करता है। और इस जो अपहरण विवाह में जो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को जो मूल्य दिया जाता है उसे नोतरा की कहा जाता है, रकम, नोतरा की रकम।
कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जो नोतरा की रकम है ये अपहरण विवाह में भील समाज में प्रचलित है। इसके अलावा भील समाज में विनिमय विवाह का भी प्रचलन है, यानी कि पैसों के लेन देन के आधार पर भी इस तरह के या आटे साटे की प्रथा के द्वारा भी इनका विवाह का प्रचलन है। सेवा के बदले में भी विवाह इनमें किया जाता है। क्रय विवाह यानी कि खरीदना, ये भी इनके विवाह का एक मुख्य रूप से प्रचलन है इस जनजाति में। इसके अलावा भील समाज है ये कई गोत्रों में आपस में बंटा हुआ है। कुटुंब प्रथा का भी इसमें प्रचलन है, जिसमें एक परिवार की भांति समय समय पर ये लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, यानी कि ये इनकी जो कुटुंब प्रथा है ये एक तरह से सामुदायिकता की भावना पर आधारित है और आवश्यकता पड़ने पर एक ही कुटुंब के लोग जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं। ये एक इस जनजाति समूह की एक सामुदायिकता की भावना पर आधारित ये कुटुंब प्रथा है। इसके अलावा ये लोग संकट के समय में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। संकट के समय भील एक विशेष प्रकार का ढोल बजाते हैं जिसे बारू ढोल कहते हैं, और इस ढोल की आवाज़ सुन करके सभी भील संकट का अंदाज़ा लगा करके धनुष और बाण और इनके पास में जो भी हथियार हैं ये हथियार लेकर के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सामूहिक रूप से जो खतरा आया है उस खतरे का ये लोग सामना करते हैं। इसके अलावा सामाजिक रूप से ये लोग कई प्रकार के करते हैं, नृत्य भी करते हैं जिसमें घूमर, गोर और नेजा ये भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले प्रमुख परंपरागत नृत्य है और इसमें महिलाएं और पुरुष भी भाग लेते हैं। ये नृत्य बड़े ही उत्साह के साथ किए जाने वाले भील जनजाति के नृत्य हैं। यदि हम भील जनजाति के बात करें भोजन की, तो मैंने इनकी अर्थव्यवस्था में आपको बताया भी था कि भील जनजाति द्वारा जो मुख्य फसल बोई जाती है वह फसल होती है मक्का। तो भीलों के जो भोजन का मुख्य तत्व है ये मक्के की रोटी, उनकी खिचड़ी और एक है खमण ढोकला। ये भील जनजाति के भोजन का मुख्य तत्व माने जाते हैं। मक्का की रोटी, खिचड़ी, मक्के की खिचड़ी और खमण ढोकला ये भील जनजाति के भोजन का मुख्य तत्व है। एक मक्के की रोटी को लेकर के भी भील जनजाति में एक प्रसिद्ध कहावत प्रचलित है कि मक्की खाना मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना, यानी कि बेशक मेवाड़ में रह करके ही मक्की खाएंगे लेकिन मेवाड़ को छोड़ करके नहीं जाएंगे। इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनकी मक्का पर कितनी निर्भरता है। इसके अलावा भील जनजाति में जितने प्रकार के पकवान पाए जाते हैं रोटी के अलावा, ये मुख्य समस्त जो पकवान हैं इसमें किसी न किसी रूप में मक्के का हिस्सा जरूर होता है या मक्के के द्वारा ये इनके पकवान निर्मित होते हैं। इसके अलावा भील जनजाति मक्के के अलावा भी मैंने आपको बताया था गेहूं, चावल, जो ये विभिन्न प्रकार की गन्ना है, ये फसलों का ये लोग उत्पादन करते हैं पानी की उपलब्धता के आधार पर। इसके अलावा इनके भोजन में वन्य पदार्थ जो ये एकत्रित करते हैं ये भी इनके भोजन में शामिल है, जिसमें फल, बेर, करमदा, बिल्व, आम, तेंदु, गूलर ये भी इनके भोजन में मुख्य रूप से शामिल है वन्य पदार्थ। ये लोग सब्जी ज़्यादा नहीं खाते बल्कि सब्जी की बजाय ये लोग मक्के की रोटी है ये नमक, मिर्च और दाल के साथ में ये मुख्य रूप से मक्के की रोटी है वो खाते हैं। इसके अलावा ये लोग जंगली जीवों का शिकार भी करते हैं और शिकार से प्राप्त मांस भी ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ खासियत ये है कि भील जनजाति के लोग हैं ये गाय के मांस का उपयोग इनके लिए माना जाता है निषेध या वर्जित माना जाता है। पेय पदार्थों में इनका जो मुख्य पेय पदार्थ है ये चाय है और इसके अलावा ये भील जो जनजाति है ये शराब पीने की भी बहुत शौकीन जनजाति है। यदि हम भील जनजाति के धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो भील जनजाति है
ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित रीति रिवाजों और परंपराओं को मानने वाली एक आदिम जनजाति है, और ये हिंदू धर्म से संबंधित जनजाति है। हाँ, लेकिन हिंदू धर्म से संबंधित विवाह के संबंध में जितने भी कर्म कांड का इस्तेमाल किया जाता है, ये अपने विवाह में उन धार्मिक कर्म कांडों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ये अपने विवाह बड़े ही साधारण तरीके से करते हैं। इनका यदि बात करें त्योहार की, तो होली भील जनजाति का प्रमुख माना जाता है त्योहार, और ये होली के अवसर पर गैर और गौरी नृत्य जो दिन रात करते हैं, शिव और पार्वती को समर्पित ये नृत्य गौरी, ये होली के अवसर पर ये लोग होली से लगभग 10 दिन पहले इस नृत्य को शुरू करते हैं। होली के अलावा ये लोग दशहरा, दिवाली, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, तीज के त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा यदि हम इनके पवित्र दिनों की बात करें तो अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी ये इनके पवित्र दिन में माने जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। मैंने आपके इनके नृत्य के बारे में बताया कि भील जनजाति नृत्य की बहुत शौकीन है, और विभिन्न त्योहारों के अवसर पर ये विभिन्न प्रकार के नृत्य भी करते हैं। इनका जो नृत्य है ये उनका परंपरागत वाद्य यंत्र चंग और ढोल की ताल या मांदल बजने के साथ में शुरू होता है, यानी कि इनके नृत्य में परंपरागत वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। नृत्य चंग, ढोल और मांदल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मीणा जनजाति के जो मुख्य मेले है वह मेला माना जाता है बेणेश्वर धाम मेला। ये भील जनजाति का प्रसिद्ध मेला है जो डूंगरपुर में त्रिवेणी के संगम पर लगने वाला बेणेश्वर धाम है। सोम, माही और जाकम इन नदियों के संगम पर लगने वाला यह बेणेश्वर धाम भील जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला है, डूंगरपुर में लगता है। इसके अलावा यह जनजाति जीववाद की पोषक रही है। आत्मा में ये विश्वास करती है, जन्म मरण में ये विश्वास करती है, और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप है, इन प्राकृतिक प्रकोपों के पीछे ये देवीय शक्ति को एक मुख्य रूप से मानती है कारण के रूप में। यानी कि जो भी प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, इस प्रकार चाहे वो महामारी हो, इसमें ये इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के पीछे ये इस प्रकार की देवीय शक्ति को कारण मानते रहे हैं। और इन प्राकृतिक शक्तियों से या इन प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के लिए ये लोग जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं, और ये भूत प्रेत से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करते हैं। अंधविश्वासों में ये लोग विश्वास भी करते हैं, ये जनजाति। इसके अलावा भील जनजाति के समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम कहते हैं भोपा। ये भोपा भील जनजाति के समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इनका समाज का जो मुखिया होता है गमेती, उसके बाद में भोपे का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस भोपे को दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से जादू टोना, झाड़ फूंक से संबंधित कार्य करते हैं। इसके अलावा भील जनजाति में भोपा और एक मैंने आपको पहले बताया था गमेती, इस तीसरा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वह होता है जिसका नाम है भगत। ये भगत मुख्य रूप से भील जनजाति में धार्मिक संस्कारों से संबंधित कार्यों को संपादित करते हैं। इसके अलावा जो भील जनजाति है ये महादेव जी, केसरियानाथ, भैरव जी, खाकल देव, इन लोक देवी देवताओं में ये बहुत विश्वास करते हैं। यदि हम भील जनजाति के वस्त्र और आभूषण की बात करें तो अन्य जनजातियों की तरह इनके भी जो वस्त्र है और आभूषण है वो बहुत ही परंपरागत प्रकार के हैं। पुरुष है वो धोती के अलावा पहनते हैं और सिर पर फेंटा बांधते हैं, जिसे हम साफा कहते हैं। फेंटा एक विशेष प्रकार का साफा है जो ये पहनते हैं, धोती और फेंटा। स्त्रियां घाघरा, ओढ़नी और कांचली पहनती हैं। स्त्रियों को
गहने पहनने के बहुत शौक है। इनके गहनों में पिंजनिया और एक शामिल है बड़ार। ये इनके दो प्रमुख गहने हैं, पिंजनिया और बड़ार। और इनके जो गहने हैं ये पीतल कांसा या बने होते हैं, गिलट के बने हुए, यानी कि बहुत ही जो साधारण किस्म के जो धातु हैं, इन धातुओं से निर्मित पिंजनिया और बड़ार नामक ये यहाँ की भील महिलाएं आभूषण बनाती है और धारण करती हैं। वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो सरकारी प्रयासों और योजनाओं से इस जनजाति के जीवन में भी काफ़ी बदलाव आया है। हालांकि जितनी अपेक्षाकृत मीणा जनजाति की तुलना में इनमें जो सुधार का प्रयास है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी सरकारी प्रयासों से और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ भी भील जनजाति तक पहुंचा है और इनके जीवन में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। शिक्षा के प्रचार और प्रसार के कारण इनका जो एकाकी और पहाड़ी जीवन है इसमें भी काफ़ी आया है बदलाव। हालांकि वर्तमान में भी यदि हम इसके शिक्षा के स्तर को देखें तो वो काफ़ी कम है और इसी कारण इस जनजाति में बेरोजगारी और गरीबी का दर है वह भी बहुत अधिक है। और इसी अशिक्षा के कारण संविधान प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है इसका यह जनजाति ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाई है और सरकारी सेवाओं में इसकी जो भागीदारी है वह कम है। इसके अलावा भगत आंदोलन चला है मीणा जनजाति के उद्धार के लिए, जनजाति उद्धार के लिए, जिसके प्रवर्तक थे गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन के माध्यम से इस मीणा जनजाति में एक जन जागृति का आंदोलन चलाया था तथा इसी जन जागृति आंदोलन के फलस्वरूप ही मीणा जनजाति हिंदू धर्म के समीप आई और इन्होंने इसी आंदोलन के प्रभाव गोविंद गिरी के कार्यों और गोविंद गिरी के प्रभाव के कारण ही इन लोगों ने मांस और मदिरा का त्याग किया, अपराधों में कमी आई और इनमें सामाजिक जो कुरीतियां प्रचलित थी वो भी कम हुई। वर्तमान समय में इस जनजाति के जीवन शैली में ही धीरे धीरे ही सही लेकिन परिवर्तन अवश्य आ रहा है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान की दूसरी प्रमुख जनजाति भील जनजाति के आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, उनके आवास, उनके भोजन, उनके रहन सहन, उनके वस्त्र, उनकी विचारधारा और वर्तमान समय में इनके जीवन शैली में किस प्रकार का प्रभाव आ रहा है, सरकारी योजनाओं का क्या प्रभाव आ रहा है, इनका हमने एक संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।